हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारा पढ़ रहे होंगे। शिक्षाशास्त्र में बेटा आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। आपने मैटर के बारे में जाना, फिर मैटर किस चीज़ से मिलकर बनता है उसके बारे में जाना, है ना। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। फिर आपने क्या जाना, फिर आपने जाना कि सर हमारा जो मैटर है उसकी कितनी स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। अच्छा, ये क्यों होती हैं? तो आपने बोला सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी की बात हमने की। फिर मैंने बताया कि हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेज जा सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फेज़ का ट्रांजिशन कर सकते हैं। आपने ये भी सीख लिया। साथ ही साथ डिफ्यूजन के बारे में भी बताया। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ एवापोरेशन और ये एवापोरेशन बॉइलिंग से कैसे अलग होता है। आई होप इतनी बातें आप बिल्कुल ही समझ चुके होंगे। बेटा अब कुछ थोड़ी सी बात हम उनके बारे में भी कर लेते हैं जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट से रूबरू कराया। देखिए, आपको किसी ने यदि कोई बात बताई है तो बेटा कहीं ना कहीं आपको उनको भी क्रेडिट देना होता है ना। तो हमारे जो कुछ प्यारे से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट्स के डीप नॉलेज के बारे में अवगत कराया, जानकारी दी, उसको समझने के लिए हम कुछ साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं। हो सकता है ये आपके सिलेबस में आए, हो सकता है आपके सिलेबस में ना भी आए, क्योंकि बेटा अलग अलग बुक्स के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट फिर भी हमें इनके बारे में पता होना ज़रूरी। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बतलाता हूँ। इन्होंने क्या बोला, साइंटिस्ट का नाम है बेटा डेमोक्रिटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इंपॉर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि जब मैंने आपको शुरुआत में क्लास में मैटर के बारे में बताया था ना, और ये बताया था कि मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स से। तो बेटा उसी पार्टिकल के बारे में इन्होंने प्रॉपरली बताया। हालांकि इन्होंने जो बताया, क्योंकि ये साइंटिस्ट से कहीं ज़्यादा बेटा एक क्या थे, हमारे फिलोसोफर है ना। इन्होंने एक फिलोसॉफिकली अप्रोच से हमें बताया कि जो भी मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। और उस पार्टिकल का उन्होंने क्या नाम दिया था बेटा, एटमॉस। याद रखिए, मैंने एटम नहीं बोला, उसका मतलब वही है, पर ग्रीक लैंग्वेज में उसको एटमॉस बोला गया, एटमॉस। ठीक है, चलिए अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। बेटा मान लो जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसको आपने मैटर बोला क्योंकि सर ये हमें दिख रहा है, साफ साफ मास है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। बेटा यदि इस पर्टिकुलर बॉक्स को मैं तोड़ दूँ तो इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे। आपने बोला सर सही बात है। जब मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा तो आपको नहीं लगता कि सर भले ही ये जो वाला टुकड़ा, यानी कि मेरे राइट वाला टुकड़ा और मेरे लेफ्ट वाला टुकड़ा अलग अलग शेप और साइज के होंगे, पर एट द एंड कागज तो वही है, इसका मतलब मटेरियल तो वही है, करेक्ट। अब इस 2 टुकड़े के मैंने कितने टुकड़े बना दिए बेटा, मान लीजिए 4 टुकड़े बना दिए। तो आप फिर वही कहेंगे कि सर अब कहने को आपने 4 टुकड़े बना दिए, लेकिन शेप साइज अलग हो सकता है, पर कहने के लिए तो वो कागज है ना। तो कुछ ऐसी ही बात इन्होंने कही। इन्होंने क्या कहा डेमोक्रिटस साहब ने कि भाई साहब ये जो मैटर होता है ना, ये इसको यदि आप तोड़ेंगे, यदि आप इसको तोड़ेंगे और तोड़ते 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 एक ऐसी स्टेट आएगी कि जब हमें फाइनली एक ऐसी चीज मिलेगी जो हम और तोड़ नहीं सकते, यानी कि फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल सिचुएशन आ जाएगी। और उस टाइम पर हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल को एक नाम दे देंगे और उसका नाम होगा बेटा एटमॉस। यहाँ एटम्स लिखा है, बट एक्चुअल में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, एटमॉस, क्योंकि ये ग्रीक फिलोसोफर थे, तो ग्रीक लैंग्वेज में एटमॉस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब वही होता है ना, जिसको आप डिवाइड ना कर सके, या नॉन डिविजिबल, इनडिविजिबल जो आप बोलना सकते हैं, इसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, डिविजिबल नहीं है, उसका सेंस ही है। तो ये बात हमें किसने बता दी बेटा, डेमोक्रिटस साहब ने बता दी। लेकिन इन्होंने ये जो बात कही, इन्होंने ये बात कही अपनी जगह सही थी कि सर आपने एटम्स के बारे में, एटमॉस के बारे में बता दिया, पर इनकी एक बात में दिक्कत निकल के आई, दिक्कत ही निकल के आई कि सर आप क्या कह रहे हो, साइज अलग है, शेप अलग है, ठीक है, साइज और शेप अलग है। ये बात जब और आगे पढ़ी गई तो बेटा ये बातें हमें गलत लगने लगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब ये बातें कही थी ना, क्योंकि ये प्रॉपरली साइंटिस्ट तो थे नहीं, ये मेरे लिए क्या थे और हमारे लिए क्या थे बेटा, ये एक फिलोसफिकल अप्रोच रखने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने ये जो बात कही थी ना, किसी एविडेंस के बेसिस पर, किसी प्रैक्टिकल थॉट के बेसिस पर नहीं कही थी, उन्होंने जनरल वे में कही थी।
बात इनकी सही थी वैसे, है ना, लेकिन उसको और साइंटिफिकली प्रूवन करने के लिए अगले साइंटिस्ट की बात करेंगे जो कि थे हमारे डाल्टन साहब। आपने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना भी होगा। बेटा इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए होता है जानना क्योंकि एटम के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो बुक्स होती हैं, हमारी जो माइथोलॉजिकल बुक्स हैं या जो हमारे ऋषि मुनियों वाली बातें हैं, उनको यदि मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ आपको, तो एक ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है कणाद। आपने शायद किसी से बड़े से, किसी गुरु से, अपने टीचर से नाम सुना होगा। बेटा सबसे पहले पार्टिकल्स की बात एक ऋषि थे कणाद, उन्होंने करी थी, और ये काफ़ी पुरानी बात थी। मतलब इन साइंटिस्ट के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं किसी कण का मतलब वही पार्टिकल से मिलकर बना होती है। और ये बात किसने कही थी? हमारे एक ऋषि थे, ऋषि कणाद नाम था उनका, है ना। तो उन्होंने उसी नाम पर कण बोल दिया था। लेकिन जब हम साइंस, मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो इनका नाम सबसे पहले आता है, लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करेंगे तो ऋषि कणाद की बात होती है। एनीवेज, थोड़ी सी थ्योरी पर बात करते हैं। तो डेमोक्रिटस प्रपोज्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल, देखिए लिखा हुआ है इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बेटा वो एटम्स नहीं था, एटमॉस था। और अराउंड 400 BC, काफ़ी टाइम पहले बोला था, है ना, 400 BC, 400-600 BC, कुछ इस टाइम पे बोला था। 460 आई थिंक, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। 400 BC या आई थिंक 460 BC था। एनीवेज, अब पॉइंट क्या बेटा, इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। His ideas were not based on experimental evidence but on philosophical reasoning। क्योंकि ये फिलोसफिकल, जितने भी हमारे डेमोक्रिटस भाई साहब थे, इन्होंने अपनी बातों को फिलोसफिकल रखा था, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। और साइंस तो क्या बोलती, एक्सपेरिमेंट करो तो मानेंगे, इसलिए इनकी बात को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाया। Though his theory was ignored for many centuries, it laid the foundation for modern atomic theory। इन्होंने बात कहनी अपनी रख दी, खत्म होगी बात। लेकिन क्योंकि बात एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं थी तो काफ़ी समय तक इनकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सभी के मन में ये बात उन्होंने डाल दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें किसकी बात करनी है? नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एक और साइंटिस्ट की जिनका नाम था डाल्टन साहब। सभी ने इनका नाम सुना है, जॉन डाल्टन। बेटा ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी एटम्स की बात आती है ना, इनका नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि एटम्स के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, जिसको आप अभी अभी बोल रहे हो कि भैया शेप में, साइज में अलग अलग होगा, इन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि नहीं नहीं नहीं, आपका जो पार्टिकल है उसे आप एटम बोल सकते हैं, बट वो साइज में, शेप में सेम होगा, है ना। शायद इसमें लिखा भी होगा आइडेंटिकली, है ना, ये उसमें मेंशन है, देखिए लिखा हुआ है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। बेटा सेम एलिमेंट का मतलब, यदि मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसकी पार्टिकल की ही कंपैरिजन करूंगा। यदि मैं इस पेन की बात करूंगा तो इसके पार्टिकल, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो जब हम कोई सेम एलिमेंट लेते हैं बेटा, उसके पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो वो कैसे माने गए? उसके एटम्स, उसके पार्टिकल्स आइडेंटिकल माने गए। ठीक है, ये इन्होंने कहा, सब कुछ इनका सही था। और क्या बोला इन्होंने बोला, अच्छा याद रखिएगा, इनकी थ्योरी को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कह देते हैं। इन्होंने क्या बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, मतलब सेम बात जो हमारे डेमोक्रिटस भाई साहब ने कहा था कि जो आपके एटम्स होंगे वो डिवाइड नहीं हो सकते, इन्होंने भी सेम बात कही। और बोला उन्होंने कि जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं कैन कंबाइन इन फिक्स रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। अब बेटा ये बात क्या है, इसको हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि यदि मान लीजिए, यदि मैं अलग अलग एटम्स को कंबाइन करूंगा तो एक हमें चीज़ मिलेगी, इसे हम कंपाउंड कह देंगे, है ना। ये हाइड्रोजन्स के एटम्स मिलाए मैंने, ये ऑक्सीजन के एटम्स मिलाए, और हमें क्या मिल गया? पानी का एटम मिल गया, ये कंपाउंड है। पर बेटा ये किस तरीके से फॉर्म हुआ, क्यों मैंने कंपाउंड कहा, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझ में आएंगी कि इसको आपने कंपाउंड क्यों बोला है। इसलिए अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि इन्होंने बोला क्या था कि यदि हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, और वो भी फिक्स रेशियो में। फिक्स रेशियो का मतलब हाइड्रोजन मुझे कितना लेना पड़ा? 2। ऑक्सीजन मुझे कितना लेना पड़ा? कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1। तो इनको मिलाने पर ही बेटा क्या मिलेगा? H2। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ क्या लिख दूँ? 3, और यहाँ ऑक्सीजन को कितना लिख दूँ? 2। तो बेटा यहाँ H3O2 बोल दूँ, ये पानी कभी नहीं कहलाएगा, है ना, ये गलत हो गया। आपको H2O ही लेना पड़ेगा, तभी बनेगा बेटा पानी। ये फिक्स रेशियो है। ओके, ये सारी बातें इन्होंने बताई। ठीक है, और क्या बोला इन्होंने बोला एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड
नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया वो जो एटम है ना, आप एक केमिकल रिएक्शन में, बेसिकली बेटा उन्होंने ये बोला था कि मान लीजिए ये कोई एक रिएक्शन लिखिए। अब इसको रिएक्शन क्यों बोलते हैं वो भी आपको जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके जो एटम्स होते हैं, ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, बस इधर से उधर, उधर से इधर आना होता है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, बाद में भी कितना है बेटा 2, ऑक्सीजन कितना है, आपने बोला सर यहाँ 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है। तो ऐसा नहीं कि कहीं गया, बस पहले वो सेपरेट थे, बाद में कंबाइंड हो गए, ना ही वो मिटे, ना ही उनको आपने बनाया, वो पहले से चीज़ें थी। एनीवेज इनकी चर्चा हम और करेंगे जब आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि जॉन डाल्टन साहब ने भी हमें एक एटॉमिक थ्योरी दी, जिसे आपने बोला मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और उसमें उन्होंने एटम्स के बारे में बताया। और डेमोक्रिटस साहब ने बोला था कि पार्टिकल्स के जो साइजेस होते हैं, एटम्स के जो साइजेस होते हैं, शेप होते हैं, वो अलग अलग। इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं भैया, जो शेप है, जो साइज है, वो सेम है। लेकिन बेटा एक दिक्कत इनके लिए भी हो गई, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, हुआ यूं कि जो हमारे डाल्टन साहब है ना, इन्होंने बोला कि भाई साहब सब कुछ सेम होता है। सब कुछ सेम का मतलब सब कुछ सेम, साइज भी सेम है, आइडेंटिकल है, बोला ना आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल का मतलब मास सेम, साइज सेम, है ना, शेप सेम, ठीक है। बट बेटा जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में और आगे पढ़ोगे ना, तो आपको एक शब्द सुनने मिलेगा आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेटा अभी आप इस शब्द को बस सुन लीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए ये समझ में नहीं आएगा। आइसोटोप्स में क्या होता है बेटा, मास चेंज हो जाता है। मास क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। अब यदि मास चेंज हो रहा है, अच्छा ये आइसोटोप बेटा एक ही चीज़ के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक कुछ भी एलिमेंट ले लिया, है ना, प्लीज़ दिमाग मत लगाना, क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं आने वाली, आप बस इनका नाम याद रखेंगे। जिनको समझ में आएगा उनके लिए मैं एक बारी बता देता हूँ कि बेटा इन्होंने बोला था कि सारी चीज़ें सेम है, आइडेंटिकल है, तो मास भी सेम होना चाहिए। बट जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एक शब्द आपको मिलेगा आइसोटोप्स। आइसोटोप का मतलब होता है बेटा कि उसमें मास डिफरेंट हो जाता है ना। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक जुड़वा भाई है, जुड़वा। अब बेटा वो कहने के लिए हम लोग जुड़वा हैं, आपको देखने में सबको सेम लगेगा, बट ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी बॉडी का वेट, उसकी बॉडी का वेट, मास सेम हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। जुड़वा हम हैं, मान लीजिए मेरा नाम क्लोरीन है तो उसका नाम भी क्लोरीन है, बट बेटा उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में मैंने मास ही की बात कर ली कि सर मेरा मास अलग है, मेरे जुड़वा भाई का मास अलग है। क्लोरीन वन मैंने खुद को बोल दिया, क्लोरीन 1 का मास अलग है, क्लोरीन 2 का मास अलग है। तो बेटा ये मास अलग अलग हो सकते हैं, और ये चीज़ कौन नहीं बता पाए थे, हमारे डाल्टन साहब नहीं बता पाए थे। इसी वजह से इनकी थ्योरी को भी थोड़ी कम आंका गया, है ना। तो वैसे आपको बस ये याद रखना है कि डाल्टन साहब ने हमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी थी, बस दैट्स इट। आपके लिए फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। फिर नेक्स्ट बात आई जॉन डाल्टन के बाद, अच्छा ये चीज़ ज़रूर डाल लीजिए वरना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो डाल्टन साहब थे ना, इन्होंने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात की थी। क्यों की थी, क्योंकि ये खुद कलर ब्लाइंड पर्सनैलिटी थे, है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कोई एकेडमिक से जुड़ा हुआ फैक्ट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो डाल्टन साहब थे उन्होंने किसके बारे में बात की बेटा, कलर ब्लाइंडनेस की बात की। क्यों, क्योंकि वो खुद ऐसी परेशानी से जूझ रहे थे, ठीक है। और इसी को उन्होंने बोल दिया डेल्टोनिज्म। क्या बोल दिया बेटा, डेल्टोनिज्म, ठीक है। एनीवेज ये सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट था। थर्ड हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था बेटा, थर्ड साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। और इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने डिस्कवरी की थी बेटा इलेक्ट्रॉन की। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बस याद रखना है। अभी कुछ चीज़ें क्या होती है ना बेटा, उम्र के साथ आपको और वक्त के साथ पढ़ते पढ़ते समझ में आएंगी, बट उनको यदि आप पहले जान पा रहे हो तो एटलीस्ट याद तो रख ही सकते। तो कुछ ऐसा ही अभी याद रख लीजिए कि इन्होंने किसकी बात की, इलेक्ट्रॉन की। अब इन्होंने बोला क्या, तो बेटा इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हमने नाम दिया है, वर्ड कहाँ लिखा है आपको बता दूँ, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग, ये शब्द दिख रहा हो, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इस पर मत जाइए, मैं आपको समझाता हूँ ये प्लम पुडिंग क्या है। तो बेटा आप सभी ने तरबूज, वाटरमेलन तो खाया ही होगा। यदि मैं वाटरमेलन को आधा काट दूँ, क्या कर दूँ, वाटरमेलन को आधा काट दूँ, तो आपको वाटरमेलन कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना। हम बनाते हैं यहाँ हमारे लिए क्या, वाटरमेलन
वाटरमेलन चलिए मैं बना देता हूँ वाटरमेलन आपके लिए। हाँ, ये मेरे लिए वाटरमेलन बनेगा। अब बेटा ये आपको जो ऊपर से है ना, वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सर ये वाटरमेलन तो आपने बना दिया, बट इसमें सर वो बीज भी तो ना। यस बेटा, इसमें क्या होते हैं, मैं आपको इमेजिन करने के लिए बता देता हूँ कि अंदर भी है वो बीज। ठीक है, तो इसी तरीके का होता है पुडिंग। ठीक है, पुडिंग का भी यही शेप होता है। प्लम पुडिंग का मतलब वो आपने बेर खाए होंगे ना, बेर, उसका हलवा समझ लीजिए आप, उसी का पुडिंग बनता है। ठीक है, एनीवेज, तो पुडिंग का शेप यही होता है। तो ये जो जे थॉमसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों तरीके से देखा कि यदि हम किसी भी पर्टिकुलरली एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, और उसके किसको देखते हैं बेटा, एटम को देखते हैं। अब बाकी साइंटिस्ट क्या बोले इससे पहले, डेमोक्रिटस और डाल्टन साहब, की जो एटम्स है वो इनडिविजिबल है, करेक्ट। लेकिन इन भाई साहब ने क्या बोला कि भैया एटम है ना, वो पुडिंग जैसा दिखता है या फिर वाटरमेलन जैसा दिखता है, और इस एटम का जो बाहर वाला पोर्शन है, यानी कि जो ग्रीन वाला हिस्सा, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन हिस्सा दिख रहा है बेटा, इन्होंने बोला कि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, ये है इसका पॉजिटिव चार्ज हिस्सा, पॉजिटिव चार्ज पोर्शन, और बेटा ये जो अंदर आपको रेड कलर वाले पार्टिकल्स दिखते हैं, इसको बोल दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज पोर्शन, और इसी का नाम दे दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। थॉमसन साहब ने क्या बोला कि जो आपका अभी तक आप जो एटम बोल रहे हो, जिसको आप इनडिविजिबल कह रहे हो, वो दरअसल पुडिंग की शेप का है या वाटरमेलन की शेप का है, और उसके बाहर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज हिस्सा, और जो अंदर बीज जो होते हैं ना, सीड्स होते हैं, उसको ऐसे जब आप पुडिंग देखोगे ना, पुडिंग में ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, वाटरमेलन में बीज, और यदि मैं इसको पुडिंग बोलता हूँ तो ड्राई फ्रूट, वो अपने आप में किस तरीके से कंसीडर हुए, वो नेगेटिव चार्ज की तरह हुए, और उसी का नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, अब तक जिस चीज़ को हम इनडिविजिबल बोल रहे थे, इन्होंने बताया नहीं नहीं भाई, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे चल को हम इसको प्रोटॉन कहते हैं, बट फिलहाल के लिए आप बस इस पर ध्यान दीजिए। तो थॉमसन साहब ने बेटा किसके बारे में बता दिया हमें, इलेक्ट्रॉन। चलिए थोड़ा सा थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी में क्या बोला, थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन प्रूविंग दैट एटम्स आर डिविजिबल। देखिए अब यहाँ बोल दिया, एटम्स को डिवाइड कर दिया ना उन्होंने, डिवीजन के चक्कर में तो पता चला कि भैया अंदर ये सब चीजें भी हैं, एंड कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। थॉमसन्स मॉडल प्रपोज्ड द प्लम पुडिंग मॉडल वेयर इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। इसी को आप प्लम पुडिंग बोल सकते हो, वाटरमेलन वाला शेप दोनों बोल सकते हो, है ना, समहाउ दोनों चीजें बेटा एक सी हैं, क्योंकि हमें शेप को लेकर बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप ये याद रख सकते हैं कि भाई साहब को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर बेटा, ये एकेडमिक्स से कहीं ज़्यादा आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी नहीं, बाद में कभी कभी आपके इंटरव्यूज जब आप लाइफ में फर्दर आगे बढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें काम में आती हैं। क्लियर, तो आई होप हमने जिन साइंटिस्ट के बारे में बात की उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिला होगा। तो बिंदास इसको आप पढ़िए, समझिए। शिक्षाशास्त्र में बेटा हमारी सारी क्लासेस को एंजॉय कीजिए, और इन केस आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट होता है, किसी टॉपिक को लेकर डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जब भी हमको मौका मिलेगा हम आपके आंसर्स करेंगे। मौका क्या, हमें तो करना ही है, क्योंकि हम बैठे इसी वजह से आपके लिए है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, और वो ध्यान ये रखना है कि सर शिक्षाशास्त्र पर पढ़ते रहना है, सर चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बेटा ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।